Hi guys, welcome to Flambanga. So today we are going to start with Indian Contract Act 1872, which came into force on first day of September 1872, and it got its presidential assent on 25th April 1872. तो प्रेसिडेंशियल असेंट मिला था 25 अप्रैल को एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जॉस्टिव इन नेचर होता है. तो नहीं, एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं होता है. ऐसे और भी बहुत सारे लॉज हैं, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट से इसी नेचर में डील करते हैं. इसका सेविंग्स क्या बोल रहा है कि कोई भी ऐसा स्पेशल लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है इस एक्ट से, तो ये एक्ट उसे ओवरराइड नहीं करेगा अनलेस दोज लॉज आर रिपील्ड. मतलब अगर किसी और लॉ में कोई प्रोविज़न है जो कि इस लॉ से इनकंसिस्टेंट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसे ओवरराइड नहीं करेगा. मतलब वो वाला एक्ट को आप फॉलो कर सकते हैं. तो ये एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है. मूविंग फॉरवर्ड टू द डेफिनेशन क्लॉज. तो फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ ऑफर, और उसका एक सिनोनिम है प्रपोजल. तो कोई ऑफर बोलता है, कोई प्रपोजल बोलता है, बोथ आर सेम थिंग. तो डेफिनेशन क्या बोलती है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू, एक पर्सन अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा बता रहा है ये चीज़ करने के लिए या कोई चीज़ ना करने के लिए, with a view to obtain the assent of other person. मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरा पर्सन या तो वो काम करने में उसका साथ दे, उसको असेंट दे, या फिर वो काम ना करने में उसको असेंट दे. तो ही इज़ सेड टू मेक अ प्रपोजल. उसको हम प्रपोजल बोलते हैं. अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे अपना फ्रिज सेल करना है, तो मैं आपको ऑफ़र दूंगी कि मैं अपना फ्रिज आपको सेल करना चाहती हूँ इतने अमाउंट में, 50,000 में. तो मैं ये सामने वाले से क्या मांग रही हूँ? उसका असेंट मांग रही हूँ कि या तो आप एक्सेप्ट करो इसको या डिनाई कर दो, रिजेक्ट कर दो. अब बी क्या बोलती है? बी कौन सी डेफिनेशन है? प्रॉमिस की. जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है ना, तो वो प्रॉमिस बन जाता है. प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस. व्हेन अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट. आपने अगर असेंट अपना बता दिया कि ठीक है, मुझे 50,000 में मैं आपका फ्रिज एक्सेप्ट करता हूँ, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, एंड अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. अब सी बोलता है प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी कौन होते हैं? जो प्रपोजल दे रहा है वो होता है प्रॉमिसर, जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है वो बोलते हैं उसे प्रॉमिसी. अब कंसिडरेशन क्या होता है? देखो, कंसिडरेशन मॉनेटरी भी होता है और कुछ काम में भी होता है कि आप मेरे लिए ये काम करिए तो मैं आपको उसका पेमेंट दूंगा. ठीक है, तो सामने वाले के लिए वो पेमेंट कंसिडरेशन है, मेरे लिए उसका काम है. तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ये चीज़ याद रखना कि इट हैज़ टू बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. ये जो प्रपोजल दे रहा होता है ना, उसकी डिज़ायर पे होता है कंसिडरेशन फिक्स. अगर मैंने बोला है कि मैं 50,000 में आपको अपना फ्रिज सेल करना चाहता हूँ, तो मैं डिसाइड करूँगी ना कि मेरे को कितने में सेल करना है. या फिर मान लो मेरी मैरिज है और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इवेंट प्लानिंग करिए और मैं आपको इसके लिए 12 लाख रुपीज़ दूँगी. तो मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कितना पे करना है. जो ऑफ़र दे रहा होता है ना, वो डिसाइड करता है. तो इट हैज़ टू बी एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर. प्रोमिसी या अदर पर्सन जिसको आप ऑफ़र दे रहे हैं, वो कुछ काम कर रहा है या कुछ काम नहीं कर रहा है, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, और डज समथिंग, और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, or promises to do or abstain from doing something. Such act या abstinence or promise is called consideration for promise.
उसको क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन बोलते हैं। अब प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन क्या बन जाता है, अग्रीमेंट बन जाता है। ये कौन बोलता है, डेफिनेशन ई बोलती है अग्रीमेंट की डेफिनेशन, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। अब के सारे ही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो नहीं, जो अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिएबल होते हैं वो ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और ये डेफिनेशन दी है 2H में, एन अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हो गई कॉन्ट्रैक्ट की बात। अब 2F क्या बोलता है, प्रोमिसेस विच फॉर्म कंसिडरेशन पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो होते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब अगर मैंने कोई आपसे प्रॉमिस किया कि आप मेरी वेडिंग कराइए, इवेंट वगैरह प्लान करिए, मैं आपको 12 लाख रुपीज़ दूंगी, तो दोनों की यहाँ ड्यूटी बन रही है, दोनों की ड्यूटी इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। एक का यहाँ मैंने अगर यहाँ प्रॉमिस किया है तो आपको आपकी ड्यूटी, आप भी बाउंड हो, मैं भी बाउंड हूँ उस प्रॉमिस से। और अगर किसी ने भी हम दोनों में से ब्रीच किया तो कोई जिसके साथ ब्रीच हुआ वो लीगल रेमेडी लेने जा सकता है कोर्ट, राइट। तो ये क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, जहाँ दोनों की ड्यूटी डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे, इंटरडिपेंडेंट होती है। अब देखो, क्या आपने फ्रॉड से मेरे से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा दिया या मेरे फर्जी सिग्नेचर ले लिए, कोई और डॉक्यूमेंट दिखा के किसी और पे साइन ले लिया, तो क्या मैं यहाँ पर तब भी बाउंड हूँ क्या? तो ऐसा नहीं होता है। 3 कैटेगरीज के रेमेडीज़ बोल सकते हैं वो अवेलेबल होते हैं, या तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है या वॉइडेबल होता है, या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो हमें पता है क्या होता है ना। वैलिड 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। वैलिड क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि आपने प्रॉमिस किया, मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आप मेरे लिए एक्ट करेंगे, मैं आपको पे करूँगी, तो दैट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कोई मेरे पे फोर्स नहीं था, किसी ने मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया, कुछ मिस्टेक नहीं हुई लॉज की या फिर किसी भी चीज़ की, फैक्ट की कोई मिस्टेक नहीं हुई है, और मैं मेजर एज की थी, कॉम्पिटेंट थी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के, आप कॉम्पिटेंट थे, तो सारी कंडीशंस फुलफिल होने पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है, मतलब वो वॉइडेबल नहीं होता है, वॉइड होता है, मतलब वो इन्फोर्स हो ही नहीं सकता, इन्फोर्सिएबल ही नहीं होता। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी के साथ, या किसी ने भी कॉन्ट्रैक्ट किया कि ड्रग सप्लाई करने का, तो ड्रग क्या लीगली इन्फोर्सिएबल है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल क्या होता है, मतलब एक पार्टी के ऊपर, एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो या तो वॉइड करा दे या फिर वैलिड कंसीडर करके कंटिन्यू करे कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गई, आपके पास 2 घोड़े थे, वाइट हॉर्सेस, ठीक है, मैं आपसे वाइट हॉर्स परचेज़ करने आई, तो फिर उन दोनों का नाम था ए और बी, मुझे ए वाला पसंद आ रहा था, तो आपने बोला ठीक है मैं अपना वाइट हॉर्स आपको दे दूँगा। आपने मेंशन नहीं किया कि कौन सा वाला दोगे, ए वाला दोगे या बी वाला, तो मुझे लग रहा था ए वाला दोगे आप, और आपने बी वाला दे दिया, तो वॉइडेबल है वो, मतलब मेरे ऊपर है, अगर मैं बी वाला भी रखना चाहूँ तो वो मैं रख सकती हूँ, बट अगर मुझे वॉइड करवाना है उसे तो मैं वॉइड भी करा सकती हूँ, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये ही होता है, जो अग्रीव पार्टी होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू ले जाए या फिर वॉइड डिक्लेयर करवा दे कोर्ट से।
तो ये ही जी बोलता है, एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड. A contract which an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties, एक पार्टी के ऑप्शन से वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा एंड नॉट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी. मतलब आपकी तरफ से नहीं होगा पर मेरी तरफ से होगा ना वाइट हॉर्स के केस में, तो वो क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे उसे. अब 2J क्या बोल रहा है, a contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. मतलब जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो वो लीगल था, बट कुछ दिन बाद वो लॉ रिपील हो गया तो फिर वो क्या होगा, इट सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइड हो जाएगा. अब एक और चीज़ होती है इन्विटेशन टू ऑफर. अब इन्विटेशन टू ऑफ़र क्या होता है कि कोई भी जैसे आप ऐड देख रहे हो, मिंत्रा पे कुछ भी लिखा हुआ है कि सेल प्राइस 200, MRP 5500, सेल प्राइस आर प्राइस 200. ठीक है, आपने कार्ट में डाल के रख लिया और कुछ टाइम बाद शाम को ही उसकी प्राइस 800 या 700 हो गई, बढ़ गई. ठीक है, तो अब क्या आप मिंत्रा पे केस कर सकते हो कि मैंने कार्ट में डाला था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, ऑलमोस्ट मैं बिल करने ही वाली थी कि उसकी प्राइस बढ़ गई. तो नहीं, आप नहीं कर सकते हो. वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफ़र है, वो आपको ऑफ़र नहीं दे रहे हैं कि ये चीज़ आप एक इंडिविजुअल को कि आप ये चीज़ 200 में ख़रीद लीजिए. अगर वो इंडिविजुअली आपको ऑफ़र दे रहे होते तो वो ऑफ़र माना जाता, बट पब्लिक एट लार्ज को अगर दे रहे हैं तो वो इनविटेशन टू ऑफ़र होता है, वो एक ऑफ़र नहीं होता है. तो सेलर क्या कर सकता है, उसको मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकता है, अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड एट द सेम टाइम. पर वो मना भी कर सकता है देने के लिए. आप कोई शॉप पे आप सामान लेने गए, वहाँ पर होर्डिंग्स लगी हुई थी कि बाय वन गेट वन. तो आपने सामान उठाया और आपने बोला इसका एक और पीस दे दीजिए क्योंकि आपके बाय वन गेट वन लिखा है. तो वो क्या आपको मना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. भैया उसकी शॉप है और वो इनविटेशन टू ऑफ़र है, वो जिस चीज़ में देना चाहेगा उसमें बाय वन गेट वन देगा, जिसमें नहीं देना चाहेगा उसमें नहीं देगा, उसकी मर्ज़ी. पर आप उसको लीगली चैलेंज नहीं कर सकते हो. इसका केस का नाम मैं आगे डिस्कस करूँगी, इस पे केस भी है लैंडमार्क. और हमने एक कंसिडरेशन भी पढ़ा, तो क्या पिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में एप्लीकेबल होता है क्या? मतलब प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है कि कोई भी थर्ड पार्टी उसमें पार्ट नहीं ले सकता. जो वैल्यू दे रहा है, जो आपको पे कर रहा है, जो कंसिडरेशन दे रहा है, वो ही आपसे सर्विसेज ले सकता है. ये कॉन्सेप्ट होता है प्रिविटी ऑफ सर्विस. पर मैंने अगर शादी का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया, इवेंट मैनेजमेंट आपने किया, आपने खाना वगैरह सब कुछ करवाया, तो वो खाना मैं अकेले तो खा नहीं रही हूँ, सब लोग खा रहे हैं. जो पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं थे वो भी खा रहे हैं. तो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता है. वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसका भी ब्रीच आप नहीं कर सकते हो. अगर शादी में आए हुए कोई भी लोग की किसी की भी तबीयत ख़राब हुई वो खाना खा के, तो वो आपको चैलेंज कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन ऑफ प्रपोज़ल कब होता है? जब कोई भी पर्सन वो एक्ट करता है. कम्युनिकेशन कब, प्रपोज़ल का कब होता है? जब मैं आपको बताऊंगी, है ना, मैं एक्सप्रेस करूंगी. या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के होते हैं, इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस. या तो मैं एक्सप्रेस करके आपको बताऊंगी कि ये चीज़ मुझे करनी है, या फिर मैं अब जैसे बस है तो मैं अगर बस में जाके बैठ गई तो इसका मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है बस ड्राइवर और मेरे बीच में कि मुझे भोपाल टू इंदौर की बस है, तो मैं उधर बैठ गई तो मुझे इंदौर जाना है ना. तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. तो ये एक्ट से भी हो सकता है और बोलने से भी हो सकता है, कम्युनिकेशन से भी हो सकता है.
अब फोर्थ क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ अदर पर्सन, ऑब्वियसली। वैसे ये सब क्वेश्चंस इतने एग्ज़ाम्स में आते नहीं हैं, बट स्टिल एक बार गो थ्रू तो करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज़ कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रपोजर जब वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाता है, जब वो एक्सेप्टर के पावर के कंट्रोल के बाहर हो जाता है। अब मान लो पोस्ट से, कोरियर से कुछ भेजा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट भेजा आपको, तो जब मैंने कोरियर पे पोस्ट कर दिया ना, जब वो मेरी कंट्रोल से बाहर हो गया, अब मैं उसे रोक नहीं सकती, वो अब तब क्या हो गया, वो अब मेरी कंट्रोल से बाहर हो गया ना, तो मैं अब वो एक्सेप्टेड माना जाएगा मेरे तरफ से। मैंने अपना एक्सेप्टेंस लिख के कोरियर कर दिया, तो वो मेरी तरफ से जब वो कोरियर चला जाएगा, मेरी तरफ से मेरे आपके तक पहुँचे ना पहुँचे, पर मेरी पावर से बाहर हो जाएगा, तो वो एक्सेप्टेड माना जाएगा, वो कंप्लीट कम्युनिकेशन माना जाएगा। देन as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer, जब एक्सेप्टर मतलब मेरे लिए वो कब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो चुका है, जब वो आपके पास लेटर आ जाएगा, आप पढ़ लेंगे वो लेटर, तब माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गया है और तब से कॉन्ट्रैक्ट चालू हो जाएगा। सेम चीज़ गोज़ फॉर रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑल्सो। अब रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस कब हो सकता है, कब रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस और प्रपोजल को, जब वो एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करके भेज दिया, बट वो अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा, पर अब मुझे रिवोक करना है अपनी एक्सेप्टेंस, तो वो एक्सेप्टेंस वाला लेटर आपके तक पहुंचने से पहले मुझे रिवोकेशन वाला लेटर लिख के फटाफट स्पीड पोस्ट से भेजना पड़ेगा, तभी वो रिवोक हो सकता है। देन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एंड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। और सेम चीज़ प्रपोजल में भी है कि प्रपोजल कब, जब वो प्रपोजल वाला लेटर पहुंचने से पहले अगर आपने रिवोक कर दिया, तो फिर स्पीड पोस्ट से भेज दिया फटाफट, तो बाद में वो लेटर आ भी गया ना, तो वो रिवोक्ड ही माना जाएगा। सेक्शन 6 क्या बोलता है, रिवोकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रपोजर टू अदर पार्टी। मतलब मैंने एक ऑफ़र प्रपोज किया आपको, एक ऑफ़र दिया आपको कि आप मेरी शादी में केटरिंग कर दीजिए और मैं आपको 10 लाख रुपीज़ दूंगी। वो ऑफ़र देने से पहले मैंने पोस्ट से भेजा, उसके देने से पहले, उसके पहुंचने से पहले मैंने स्पीड पोस्ट से आपको रिवोकेशन भेज दिया, नहीं मैंने किसी और को हायर कर लिया है, या फिर आपने मेरा रिस्पॉन्स ही नहीं दिया रीज़नेबल टाइम में, उतने में मैंने किसी और को हायर कर दिया, ठीक है, तो ऐसे भी रिवोकेशन कर सकते हैं बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। लैप्स ऑफ टाइम, मैंने बोला था आपको कि आप 10 तारीख से पहले पहले मुझे बता दीजिएगा, आपने नहीं बताया, मैंने 11 तारीख को किसी और को हायर कर लिया, या मैंने किसी और को हायर भी नहीं किया, पर फिर भी अब मैं आपको नहीं रखना चाहती क्योंकि आपने 10 तारीख से पहले पहले नहीं बताया, तो अब आप मुझे 12 तारीख को भी बताओगे ना, तो मैं आपको हायर नहीं करना चाहती, तो आप मुझसे लड़ने नहीं आ सकते क्योंकि मैंने एक टाइम बोला था, आपने उस पर क्यों नहीं मुझे एक्सेप्टेंस दी। तो वो भी लैप्स ऑफ टाइम भी एक रीज़न होता है रिवोकेशन का। अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो रीज़नेबल टाइम में आपको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होती है कि मैंने बोला आपसे कि आपकी केटरिंग में तभी आपको हायर करूँगी जब आप मुझे सारी डिशेस बना के खिलाएंगे, आपने बना के मुझे खिलाई नहीं, फिर क्या होगा, ऑब्वियसली रिवोक, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी उसको, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि कंडीशन आपने फुलफ़िल करी नहीं।
by death or insanity of the proposer if the fact of his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. या तो डेथ प्रपोजर का, जिसने प्रपोज किया था, ऑफर दिया था, उसकी ही डेथ या इंसेनिटी हो गई, तो इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ एक्सेप्टर, और वो नॉलेज जो एक्सेप्टर है, जिसके पास ऑफ़र गया है, प्रॉमिसी जो है, उसके पास उसको पता चल गया कि वो तो या तो उसकी डेथ हो गई है प्रॉमिसर की, या इंसेन हो गया है, तो तब वो रिवोक हो जाएगा. Section 7 says that acceptance must be absolute. एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए. मतलब मैंने अगर आपको बोला कि मैं आपको केटरिंग का ऑर्डर देती हूँ मेरे घर की वेडिंग में 10 लाख रुपीज़ में, आपने बोला 10 लाख में नहीं हो पाएगा, मैं 15 लाख में करूँगा, तो क्या ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी? वैलिड एक्सेप्टेंस? बिल्कुल नहीं मानी जाएगी. दिस इज़ काउंटर ऑफर. तो एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? जितना मैंने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखे उसे एज इट इज़ आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने उसे एज इट इज़ 10 लाख्स में एक्सेप्ट कर लिया है, तो बिना कुछ मॉडिफिकेशन करे, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस बोलेंगे. एंड इट मस्ट बी एब्सोल्यूट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. एंड अनक्वालिफाइड. अनक्वालिफाइड मतलब वही सेम चीज़, अनकंडीशनल. It should be expressed in some usual manner और reasonable manner. देखो, कोई रीजनेबल मैनर में, या तो स्पीड पोस्ट से अगर मैंने भेजा है तो स्पीड पोस्ट से ही आप भी मुझे भेजेंगे अपनी एक्सेप्टेंस, है ना, या फिर कोई नॉर्मल पोस्ट से भी भेज सकते हैं. अगर मैंने कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया, अगर मैंने बोला है, अपने उसमें लिखा है ऑफ़र में कि आपको अगर एक्सेप्ट करना हो तो आप स्पीड पोस्ट में ही मुझे भेजिएगा, तो आपको स्पीड पोस्ट में ही लिखना पड़ेगा, इस टाइम पे भेजिएगा, तो उसी टाइम, रीज़नेबल टाइम पे आपको मुझे एक्सेप्टेंस भेजना पड़ेगा, है ना. अगर मैंने कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं किया तो रीज़नेबल टाइम में, अगर मैंने टाइम प्रिस्क्राइब किया तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग. अब 8 क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन. अब मैंने, मान लो, आपको ऑफ़र दिया है कि आप मेरे घर पे फंक्शन है, उसकी केटरिंग करिए, पर केटरिंग से पहले मुझे पूरा खाना टेस्ट करना है. तो आपने मुझे कुछ भी नहीं बोला, आप सीधा क्या किया? आपने पूरा खाना बना के टेस्ट करने के लिए मेरे घर पे ले आए, ठीक है. फिर आपने मुझसे एडवांस भी ले लिया, तो ये क्या हो गया? आपने कंडीशन परफॉर्म कर दी, या फिर कंसिडरेशन आपने रख ली अपने पास, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन और रिसीविंग कंसिडरेशन बोलेंगे. तो परफॉर्मेंस, एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है? जो कंडीशन मैंने आपको लगाई है ना, वो परफॉर्म करके भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, या फिर कंसिडरेशन, मैंने आपको 50,000 रुपये एडवांस दे दिया कि ये रखिए, और आप ना मेरी वेडिंग है उस पर आप केटरिंग कर लीजिएगा, 50,000 एडवांस है, आपने 50,000 चुपचाप अपने पास रख लिए, है ना, कुछ भी नहीं बोला, तो वो क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस ही मानी जाएगी. अब 9 क्या बोलता है? प्रॉमिसेस एक्सप्रेस इम्प्लाइड. तो 2 टाइप के एक्सेप्टेंस हो सकती है, या तो इम्प्लाइड या फिर एक्सप्रेस. डिफरेंस मैं बता चुकी हूँ. एक्सप्रेस मतलब रिटन या फिर ओरल. बहुत सारी चीज़ें इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ओरल एक्सप्रेस्ड होता है कि इम्प्लाइड. तो ओरल एक्सप्रेस ही होता है, क्योंकि आप ओरली भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपने आप का इंटेंशन बता रहे हो, चाहे आप रिटन में बता रहे हो या ओरल में बता रहे हो, पर आप बोल के या एक्सप्रेस करके बता रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस. एक्सप्रेस करके आपने वो प्रॉमिस या वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया. इम्प्लाइड भी होता है. इम्प्लाइड मतलब जैसा अभी मैंने आपको बताया, कंडीशन फुलफ़िल कर दिया आपने, तो वो क्या हो गया? इम्प्लाइड हो गया. आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया, मान लो मैंने आपको पैसे दिए कि ये लीजिए एडवांस, और आपको मेरी शादी पे केटरिंग करनी है, मैं आपको टोटल अमाउंट जो है वो
केटरिंग के बाद दूंगी, शादी के बाद दूंगी। आपने चुपचाप बिना कुछ बोले 50,000 रुपये रख लिए जो मैंने आपको एडवांस दिया, है ना। वो क्या हो गया, इम्प्लाइडली आपने अपने वो प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हो गया एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। इफ़ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज़ मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस। वर्ड्स में है, ओरल या रिटन, वो क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज इन वर्ड्स, अदरवाइज इन वर्ड्स मतलब इम्प्लाइड, कोई एक्ट के थ्रू, तो वो क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया। सो दिस इज इट फॉर नाउ। वील स्टार्ट विद द section 10. We'll start with section 10 in our next video.